ऑल इन वन एकेडमी चैनल की इस नई गहन चर्चा में श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस ऑडियो ओवरव्यू में हम एक बेहद खास विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, और आज का जो हमारा फोकस है वो मध्य प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं से गायब रहने वाली जनजाति पर है। सही कहा, हम बात कर रहे हैं सहरिया समुदाय की, जी, जो कि मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। एक तरफ तो ये समुदाय खुद को महर्षि वाल्मीकि और माता शबरी का वंशज मानता है, यानी उनकी जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत गहरी हैं। हाँ, एकदम गौरवशाली जड़ें, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। सहरिया समुदाय मध्य प्रदेश की सबसे कुपोषित जनजातियों में से एक है। ये सच में झकझोरने वाला है। हालत इतनी गंभीर है कि इनका जो मुख्य निवास जिला है न श्योपुर, उसे भारत का इथियोपिया तक कहा जाता है। मतलब सोचने वाली बात है कि एक तरफ इतनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और दूसरी तरफ इतनी भयानक गरीबी। इसी गुत्थी को आज हमें सुलझाना है। चलिए इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। अक्सर जब लोग सहरिया शब्द सुनते हैं तो भाषाई तौर पर यह शहर या सिटी से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, पहली बार सुनने में तो यही लगता है। किसी को भी लगेगा कि शायद ऐतिहासिक रूप से इनका कोई बहुत गहरा नाता शहरी बसाहटों से रहा होगा, लेकिन स्रोतों का विश्लेषण करने पर यह भ्रांति पूरी तरह से टूट जाती है। एकदम टूट जाती है, क्योंकि ये नाम भाषाई तौर पर एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है। ऐतिहासिक और जो व्युत्पत्ति संबंधी स्रोत है वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सहरिया शब्द फारसी भाषा के शब्द सहर से निकला है। और शहर का मतलब शहर नहीं होता। बिल्कुल नहीं, शहर का मतलब होता है जंगल, यानी इनकी पूरी की पूरी पहचान ही जंगल के इर्द गिर्द बुनी गई है। इनका जो मूल स्थान है वो शाहबाद का जंगल माना जाता है। अगर हम इनके वर्तमान भूगोल और जनसांख्यिकी की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में रहते हैं, खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग का वो इलाका जो अपनी बीहड़ और पठारी जमीन के लिए जाना जाता है, जैसे कि शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर जिले। हाँ, और ये आबादी कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। लगभग 6.15 लाख सहरिया लोग हैं, जो राज्य की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 4% हिस्सा है। हम एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जो एक बहुत ही स्पष्ट व्यवस्था के तहत काम करता है। जहां ये एक साथ मिलकर रहते हैं, उस बसाहट को ये सहराना कहते हैं। और उनके पूरे गांव को सहरोल कहा जाता है। हाँ, सहरोल। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इनकी नेतृत्व प्रणाली। एकदम सही कह रहे हैं आप। उनका सामाजिक ढांचा एक बहुत ही स्पष्ट और जवाबदेह लीडरशिप पर टिका है। पूरे समुदाय या सहराना के मुखिया को पटेल कहा जाता है। और ये पद सिर्फ नाम का नहीं होता। बिल्कुल नहीं, पटेल के फैसले पूरे गांव में सर्वमान्य होते हैं। सामाजिक विवादों को सुलझाना हो या किसी बाहरी खतरे का सामना करना हो, पटेल की भूमिका सबसे ऊपर होती है। और ये व्यवस्था सिर्फ गांव के स्तर तक सीमित नहीं है, पारिवारिक स्तर पर भी ये अनुशासन दिखता है। स्रोत बताते हैं कि परिवार के मुखिया को खुटिया पटेल कहते हैं, जो परिवार के आंतरिक मामलों और संसाधनों का प्रबंधन करता है। इसके अलावा पंचायत व्यवस्था के बारे में भी बहुत गहराई से बताया गया है। इनकी पंचायत में बाकायदा प्रभान, बराई और कोतवाल जैसे पद होते हैं। जी। अब यहाँ एक सवाल उठता है, पंचायत के अंदर प्रधान और कोतवाल तो समझ आता है, लेकिन ये बराई असल में क्या भूमिका निभाता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठनात्मक पहलू है। बराई पंचायत में एक तरह से व्यवस्थापक या कहें तो इवेंट मैनेजर की भूमिका निभाता है। अच्छा, इवेंट मैनेजर की तरह। हाँ, मतलब गांव में जब भी कोई सामूहिक आयोजन, अनुष्ठान या पंचायत की बैठक होती है तो सबकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और व्यवस्था देखना बराई का काम होता है। और कोतवाल का क्या काम होता है? कोतवाल की भूमिका किसी आधुनिक पुलिस या सरकारी मैसेंजर जैसी होती है। वो पटेल और पंचायत के आदेशों को पूरे सहरोल में पहुंचाता है और नियमों का पालन सुनिश्चित करवाता है। ये तो पूरी तरह से एक विकेंद्रीकृत लोकल गवर्नेंस का मॉडल है। बिल्कुल। दूसरी तरफ स्रोतों में इनके समाज की एक बहुत ही प्रगतिशील सोच भी उभर कर सामने आती है। जब बात महिलाओं की स्थिति की होती है तो सहरिया समाज कई आधुनिक समाजों को पीछे छोड़ देता है। ये बात समाजशास्त्र की नजरिए से बहुत बड़ी है। स्रोतों में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि इस समुदाय में लड़की का जन्म बहुत शुभ माना जाता है। हाँ। मतलब जिन इलाकों में अक्सर लड़कियों को लेकर रूढ़िवादी सोच देखने को मिलती है, वहां एक जनजातीय समाज का ये नजरिया सच में काबिल तारीफ है। महिलाओं को विवाह और उससे जुड़ी प्रथाओं में भी काफी स्वतंत्रता मिली हुई है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक ऐसा समुदाय जिसे मुख्यधारा का समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा मानता है,
वो लैंगिक समानता में इतना आगे कैसे है? कैसे? इसका कारण ये है कि जंगल पर आधारित अर्थव्यवस्था में महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर के भागीदार होते हैं। जब आर्थिक उत्पादन में महिलाओं की हिस्सेदारी बराबर होती है तो समाज में उनका रुतबा भी स्वाभाविक रूप से ऊंचा होता है। ये बहुत ही तार्किक बात है, लेकिन एक समाज बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर नहीं रह सकता, और इनकी अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर रही है। जी, शिकार करना, मछली पकड़ना और जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करना ही इनकी आजीविका का मुख्य आधार है। इन्हीं सब के बीच एक खास हुनर का जिक्र स्रोतों में बार बार आता है, शहद निकालने की कला। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो सिर्फ शहद निकालना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि उसे निकालने की जो तकनीकी और वैज्ञानिक समझ उनके पास है वो है। देखिए, आधुनिक तरीकों में अक्सर लोग शहद निकालने के लिए पूरे छत्ते को आग या धुएं से नष्ट कर देते हैं, जिससे मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन सहरिया समुदाय के लोग इसे कला की तरह करते हैं। उनके पास ऐसा पारंपरिक ज्ञान है जिससे वे मधुमक्खियों को शांत करके बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए सिर्फ उतना ही शहद निकालते हैं जितना जरूरी है। खुशी के मौकों पर किया जाने वाला लहंगी नृत्य, जिसमें डंडों का इस्तेमाल होता है, और रागिनी नृत्य भी। हाँ, रागिनी नृत्य भी इनकी संस्कृति की पहचान है। और इन नृत्यों के साथ साथ उनके लोकगीतों का सामाजिक महत्व बहुत गहरा है। स्रोतों में लिंगी और जेवनार जैसे लोकगीतों का उल्लेख है। जीवनार गीत तो शायद दावतों के समय गाए जाते हैं ना? हाँ, जेवनार मुख्य रूप से दावतों या सामूहिक भोज के समय गाए जाने वाले गीत हैं। लेकिन ये गीत सिर्फ धुनें नहीं है, ये मौखिक दस्तावेज हैं, अपने विरासत को आगे बढ़ाने का तरीका। बिल्कुल, इन गीतों के जरिए वे अपने पूर्वजों की कहानियां, जंगल के नियम और अपने जीवन के संघर्षों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम उनकी संस्कृति के एक अनूठे हिस्से को देखते हैं, सीताबाड़ी का मेला। अरे हाँ, सीताबाड़ी का मेला। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर लगने वाला ये मेला कोई साधारण मेला नहीं है। स्रोत इसे एक आधुनिक स्वयंवर के रूप में परिभाषित करते हैं। ये उनके प्रगतिशील होने का एक और बड़ा उदाहरण है। एकदम। यहाँ सहरिया युवक और युवतियों को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी होती है। हजारों की भीड़ में युवा मिलते हैं, बात करते हैं और अपनी पसंद से शादी का फैसला करते हैं। लेकिन अब हम इस चर्चा के उस सबसे संवेदनशील मोड़ पर आते हैं जो उस पहेली की तरफ ले जाता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। जिनके पास जंगल का इतना गहरा ज्ञान है, जिनका सामाजिक ढांचा इतना मजबूत है और जो महिलाओं की आजादी को लेकर इतने प्रगतिशील हैं, तो फिर उन पर कुपोषण का इतना भयानक कलंक कैसे लग गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये सब अचानक से कैसे बदल गया कि श्योपुर को भारत का इथियोपिया कहा जाने लगा? अगर इनका ज्ञान इतना गहरा था तो जब नीतियां बदली तो इन्होंने खेती क्यों नहीं अपना ली? क्या स्रोतों में इनके इस अचानक पतन का कोई ठोस कारण दिया है? देखिए, इस पतन का विश्लेषण करने पर समझ आता है कि ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। ये थोपे गए बदलावों का एक क्रूर नतीजा था। थोपे गए बदलाव। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जब सरकारी वन नीतियों में ऐतिहासिक और सख्त बदलाव आए तो जिन जंगलों पर सहरिया समुदाय का पारंपरिक अधिकार हुआ करता था, वो अधिकार उनसे कानूनी तौर पर छीन लिए गए। यानी उन्हें उनके ही घर से बेदखल कर दिया गया। बिल्कुल। शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई। जिस जमीन पर वो हजारों साल से आजादी से घूमते थे, वहां वे अचानक अतिक्रमणकारी घोषित कर दिए गए। और रही बात खेती अपनाने की? हाँ, खेती की बात करें तो एक वन आधारित समाज को अचानक से कृषक समाज में बदलना मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों ही स्तरों पर असंभव सा है। न उनके पास उपजाऊ जमीनें थी, न सिंचाई के साधन और न ही खेती का अनुभव। स्रोतों में ये भी स्पष्ट लिखा है कि शहरीकरण और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने उनके बचे खुचे प्राकृतिक आवास को भी निगल लिया। और जड़ी बूटियों का बाजार? हाँ, वही। जो जड़ी बूटियां वो इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाते थे, आज उस बाजार पर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों और बिचौलियों का कब्जा हो गया है। सहरिया लोग जो इन औषधियों के असली जानकार हैं, उन्हें जंगल से ये सब इकट्ठा करने का बेहद मामूली मेहनताना मिलता है, जबकि बाजार में वही चीजें हजारों लाखों में बिकती हैं। इस आर्थिक शोषण का सीधा नतीजा है भयंकर गरीबी। जब उनकी अर्थव्यवस्था का मूल ढांचा ही छीन गया तो वे सिर्फ अनियमित मजदूरी पर निर्भर होकर रह गए। और वो मजदूरी भी रोज नहीं मिलती। बिल्कुल। जब पोषण का पारंपरिक स्रोत यानी जंगल के फल कंदमूल खत्म हो गए और नई व्यवस्था में उन्हें बाजार से अच्छा खाना खरीदने लायक पैसे नहीं मिले,
तो इस खाई ने जन्म दिया उस जानलेवा कुपोषण को, जिसने श्योपुर जैसे इलाकों को भारत का इथियोपिया का दुखद टैग दे दिया। ये खुद को ऐतिहासिक रूप से कैसे देखते हैं, ये बहुत दिलचस्प है। प्राचीन ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण का हवाला देते हुए स्रोत बताते हैं कि सहरिया विश्वामित्र के वंशज हैं। उनकी पौराणिक मान्यताएं उन्हें बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संबल देती हैं। वे खुद को सीधे रामायण से भी जोड़ते हैं, महर्षि वाल्मीकि से ना। हाँ, सहरिया समुदाय खुद को महर्षि वाल्मीकि का वंशज मानता है। यहाँ एक दिलचस्प कड़ी ये भी जुड़ती है कि वाल्मीकि को कई ग्रंथों में भील जाति का माना गया है और इसी वजह से सहरिया समुदाय खुद को भीलों का छोटा भाई या सहोदर मानता है। और माता शबरी से भी उनका बहुत गहरा नाता है। बिल्कुल। उनकी ये गहरी आस्था उनके देवी देवताओं और धार्मिक प्रथाओं में भी साफ झलकती है। वे सीता माता की पूजा करते हैं। इसके साथ ही प्रकृति से जुड़े उनके कई देवता हैं, जैसे तेजाजी, नाहरदेव और भैरूदेव। एक बहुत ही अहम भूमिका उभरकर सामने आती है भोपा की। भोपा की भूमिका बहुत खास है। सहरिया समुदाय में भोपा का दर्जा सिर्फ एक पुजारी का नहीं है, बल्कि वो उनका पारंपरिक वैद्य भी है। पीढ़ियों से जब उन तक कोई अस्पताल नहीं पहुंचा था, तब यही भोपा जंगल की जड़ी बूटियों के पारंपरिक ज्ञान से उनका इलाज करते थे। वनस्पति विज्ञान का जो ज्ञान इन भोपाओं के पास है, वो आधुनिक मेडिकल रिसर्च के लिए चकित करने वाला हो सकता है। और आज जब उनकी इस पूरी संस्कृति, इतिहास और जड़ी बूटियों के ज्ञान पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो स्रोतों में एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास का भी जिक्र मिलता है। हाँ, श्योपुर का वो संग्रहालय। बिल्कुल। अपनी पहचान को बचाने के लिए श्योपुर में एक सामुदायिक संग्रहालय का निर्माण किया गया है। ये एक सराहनीय कदम है ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि उनका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। कि एक सक्रिय जद्दोजहद है। वे अपने इतिहास को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि वो समुदाय गरीबी से जूझ रहा है, उनके वो भोपा खत्म हो रहे हैं और उनके साथ ही वो अनमोल चिकित्सकीय ज्ञान भी हमेशा के लिए विलुप्त हो रहा है। विकास के नाम पर हम जो खो रहे हैं, क्या उसकी भरपाई कोई भी आधुनिक तकनीक कभी कर पाएगी? जो ज्ञान मानवता को बचा सकता था, उसे ही हम अपनी नीतियों की वजह से खत्म कर रहे हैं। ये सच में बेचैन करने वाला नजरिया है। इसी गहरे विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। स्रोतों के पन्नों से निकली यह कहानी यकीनन लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करती रहेगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।